गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। होप सभी लोग अच्छे होंगे। आवाज़ आ रही मेरी? हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आवाज़ आ रही है? जस्ट टेल मी, आवाज़ आ रही होगी, कंफर्मेशन कर लूँ। चल क्यों नहीं रहा? यस यस, गुड मॉर्निंग। ओके, नाउ जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि सबसे पहले तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है लेट्स क्रैक एसएससी जेई एंड एई। ठीक है, ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैनल। यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्लास चल रही है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के जितने भी लेक्चर्स आपको पीछे छूटे हुए हैं, अगर वो देखना है तो इसके प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अलावा डिटेल्ड है, पुष्कर जी डिटेल्ड है। मैं आपको बता दूं, पुष्कर झा कोर्स इज डिटेल्ड मैनर। ठीक है, इट इज़ नॉट अ रिविजन कोर्स, इट इज़ इन डिटेल्ड मैनर। ठीक है, ओके। नाउ अब जितने लोग भी यहाँ नए हैं मैं उनको बता दूं, अगर वो लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ चले जाएं प्लेलिस्ट में, इस चैनल के आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। सोम के अलावा कुछ लोग जो मुझसे और भी सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे मैं ऑलरेडी एफएम पढ़ा रहा हूँ, टोम शुरू कर रहा हूँ, एचएम, ओसीएफ, ये सारे सब्जेक्ट्स अगर आपको पढ़ना है तो ये मैं प्लस पे पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आप प्लस पे ये सारे लेक्चर्स मेरे देख सकते हैं। अगर आप प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड, तो आपको देखिए सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा इफ़ यू वांट टू ज्वाइन प्लस कोर्स। ठीक, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद यू हैव टू सेलेक्ट, आपको सेलेक्ट करना होगा एसएससी एग्जाम कैटेगरी। ठीक, जैसे ही आप एसएससी एग्जाम कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं, आपके पास ऑप्शन आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है और सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करने के लिए मैं आपको बोलूँगा, जब भी कभी सब्सक्रिप्शन लें तो एट लीस्ट 12 मंथ या 24 मंथ का लें सब्सक्रिप्शन। इससे कम का सब्सक्रिप्शन लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो देखिए फीस 6000, अराउंड 500। ठीक, अगर आप 24 मंथ का लेते हैं तो फीस अराउंड 7200, यानी कि ₹300 पर मंथ। तो आपको मैं बोलूँगा कि आप 12 महीने या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लें, और अगर ये 12 या 24 महीने का आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और इसमें भी आपको डिस्काउंट चाहिए 10% का, तो यूज़ द कोड शिव। अगर आप शिव कोड यूज़ करते हैं SHIV शिव, तो आपको इस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट मिलेगा 10% का इंस्टेंट। और ये 10% का डिस्काउंट मिलने के बाद के तुरंत बाद आप मेरी फैमिली का हिस्सा हो जाएंगे, आप मेरे ग्रुप में जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप। आपको मेरे क्लास नोट्स, PDF, टेस्ट सीरीज या मेरी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगी। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो वो शिव कोड को यूज़ करके प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में आपका फ़ायदा है, आप और सब्जेक्ट्स भी मुझसे पढ़ सकते हैं। बात करते हैं आज के टॉपिक की। एज यूजुअल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम पढ़ रहे थे। थर्मल स्ट्रेसेस के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, मैंने पहले ही बोला था। उसके बाद प्योर बेंडिंग नामक चैप्टर, जो कि मैंने आपसे बोला था हम शुरू करेंगे आज प्योर बेंडिंग। तो आज हम प्योर बेंडिंग स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी बच्चा कल की क्लास से कुछ पूछना चाह रहा है, किसी का कोई डाउट, कुछ भी कहना चाह रहा हो, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, देखिए कल मैंने बोला था कि सभी लोग टाइम से आ जाएंगे, आज भी 8 ही लोग हैं, कोई बात नहीं, बताइए। कल की क्लास से कोई कुछ पूछना चाह रहा है? नहीं पूछना चाह रहा है तो मैं सवाल दे रहा हूं, और पहला ही सवाल जो है वो आपके बस का है नहीं, लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूं। देखिए सभी लोग करेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है, अच्छी बात। ठीक है, ये मान लो कोई बार है और इस बार से एक स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक, अब ये जो स्प्रिंग है उस स्प्रिंग का कांस्टेंट दिया है K, इस स्प्रिंग का लेंथ दिया है L, इस स्प्रिंग का कांस्टेंट दिया है K, सॉरी इस बार का लेंथ दिया है L, और ये जो बॉडी है ना, ये जो बार है, ये जो बॉडी है, इसका थर्मल कोफिशिएंट दिया हुआ है अल्फा, इसका यंग्स मॉडुलस दिया है E। कह रहा है यहाँ पे T डिग्री सेंटीग्रेड जो है, T डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीज हो रहा है।
इस बार में मान लो ये बार किसी टेम्परेचर पे रखा होगा 10 पे, मैंने इसमें T डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीज कर दिया। जब मैं इस बार में T डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीज करूंगा तो बताओ कितना थर्मल स्ट्रेस पैदा होगा। फाइंड थर्मल स्ट्रेस व्हेन वी आर इंक्रीजिंग ए टेम्परेचर बाय T डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया क्वेश्चन? जल्दी बताओ। जल्दी बताइए, क्वेश्चन समझ में आया? हम तो कराएंगे ही कराएंगे, पहले आपको बताना ये क्वेश्चन समझ में आया। देखिए एक बार है, इस बार में एक छोटा सा स्प्रिंग लगा है, एक इंड ये फिक्स है, स्प्रिंग वाला इंड फिक्स कर दिए। मैंने बोला इस बार का टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड है, अल्फा इज द थर्मल कोफिशिएंट, E इज द यंग्स मॉडुलस, लेंथ L। गुड गुड। तो बताओ अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं T डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों, तो व्हाट विल बी द थर्मल स्ट्रेस? द क्वेश्चन इज दिस। अब जस्ट टेल मी कि आप कैसे करेंगे क्वेश्चन, सभी लोग बताएं। सभी लोग क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? कोई बच्चा बताएगा कैसे करेंगे? चलिए हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि ये कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड का केस है या पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड का। ध्यान से सुनना, कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड का केस है या पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड का। ठीक, अब पहले मेरी बात सुनना ध्यान से। जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा दोस्तों, ये बार लंबा होगा, बोलो, ये बार थोड़ा सा फैलेगा, ये लेंथ अपना L1 अचीव कर लेगा। L से बड़ा होगा L1, सभी लोग बोलो, L से बड़ा होगा L1। जब ये फैलेगा टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से, इसका लेंथ इंक्रीज करेगा। एक बात बताओ, तो ये स्प्रिंग थोड़ी सी कंप्रेस होगी, बोलो, स्प्रिंग थोड़ी सी कंप्रेस होगी। स्प्रिंग में क्या होता है? स्प्रिंग की क्वालिटी होती है कि उसको फोर्स लगाओगे तो थोड़ा सा कंप्रेस करेगी। इसका मतलब यहां पे स्प्रिंग में जो थोड़ा सा कंप्रेशन पॉसिबल है, उसकी वजह से स्प्रिंग क्या होगी? कंप्रेस होगी। तो आपको थोड़ी देर जब वो कंप्रेस हो जाएगी, इसके फैलने की वजह से इस पे एक फोर्स लगेगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगी, और कंप्रेस होने के बाद एक समय के बाद स्प्रिंग बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होगी। ये फैलेगा पर स्प्रिंग हमेशा रिस्ट्रिक्ट रहेगी। तो आपको क्या मिल रहा है यहां पे? थोड़ा सा कंप्रेशन, थोड़ा सा आपको एक्सपेंशन अलाउ मिल रहा है, थोड़ा सा ये लेंथ फैल रहा है। ये बॉडी का लेंथ कितना, ये L1 कितना हो सकता है? ये जो बार है L लेंथ का, वो कितना फैल सकता है? जितना ये स्प्रिंग कंप्रेस हो सकती है, जितना इस स्प्रिंग में कंप्रेशन पॉसिबल है। तो आप बोलोगे यहां थोड़ा सा एक्सपेंशन है और उसके बाद रेस्ट्रिक्शन है। तो सबसे पहली बात निकल के आ गया कि ये पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड है। कौन सा केस है? पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड केस। इससे तो सहमत हैं सभी लोग? बताइए, इससे तो सहमत हैं? अरे बिल्कुल ज्ञान मत दीजिए, बस ये बताइए पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड है। उत्तम मंगल जी ये बताइए, पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड है? बोलिए, एरिया भी इसका दिया हुआ है ए, पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड। ओके, अब देखिए, आपको सब कुछ ज्ञान यहीं से लेना शुरू कर देना है। पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड है। अब देखिए हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे दोस्तों। हम जब सॉल्यूशन लिखेंगे ना तो कैसे बढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। T डिग्री का सबसे पहले हम इसमें जो लाइन लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड केस है, पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, अब सुनना, पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपको पता है कि इसमें जो थर्मल स्ट्रेस पैदा होता है, कल ही पढ़े थे तुम लोग, वो कुछ नहीं होता है, वो होता है अल्फा टी। डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर का चेंज। तो यहां अल्फा टी टेम्परेचर का चेंज ही, डेल्टा टी कितना दिया है? टी, क्वेश्चन में ही टी दे दिया है। तो अल्फा टी माइनस, कल पढ़े थे, लैम्डा एल बाई ई। बोलो, यही होगा। पार्शियल केस में थर्मल स्ट्रेस का फार्मूला यही पढ़े थे सभी लोग। और सबको पता है कि ये जो लैम्डा है, वो लैम्डा जो है वो कितना बॉडी एक्सपेंड कर सकता है, कितना हमने एक्सपेंशन के लिए जगह दिया है, लैम्डा याद है? तो आपको पता है ये लैम्डा क्या था? आपको ये पता है कि लैम्डा इज द एक्सपेंशन, कितना अलाउ है टेम्परेचर बढ़ाने पर, वही है लैम्डा। तो आपका सबसे पहला काम है कि आप लैम्डा निकालिए। सबसे पहले क्या काम है? लैम्डा निकालिए। रुक गया, मैं थोड़ा सा इसको किनारे कर दूं, मेज को, सॉरी, ताकि मैं मूव कर पाऊं पूरा। सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपका लैम्डा निकालना।
अब लैम्डा कैसे निकालें, सुन लो, अब ध्यान से सुनना। अगर कोई स्प्रिंग है, ध्यान से सुनना, तुम लोग पढ़े होगे, और सॉरी स्प्रिंग का ये फार्मूला पढ़ लो जो लोग नहीं पढ़े हैं। अगर दुनिया में कहीं भी स्प्रिंग है और उस पर तुम फोर्स लगा के खींचते हो, ध्यान से सुनना, और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो स्प्रिंग स्टिफनेस है वो के दिया है, तुमने बोला कि मैंने इस स्प्रिंग को खींचा और ये स्प्रिंग मान लो पहले एल लेंथ का था, खींचने के बाद ये एक्स लेंथ और बढ़ गया, सुनना, अब ये स्प्रिंग हो चुका है, इस स्प्रिंग का जो लेंथ है वो हो चुका है एल प्लस एक्स। तो तुमसे कोई पूछेगा स्प्रिंग में कितना एक्सपेंशन हुआ, ये एक्स बताओ, स्प्रिंग में कितना चेंज इन लेंथ आया है, तो याद रखना ये होता है एफ बाई के, वेयर एफ इज द फोर्स अप्लाइड, ठीक है, एफ बाई के रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, वो सब छोड़ दो, ये होगा चेंज इन स्प्रिंग, स्प्रिंग के लेंथ में कितना चेंज हुआ है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर तुम बोल रहे हो लैम्डा उतना ही होगा, लैम्डा उतना ही होगा जितना स्प्रिंग के लेंथ में चेंज आएगा, डेल्टा एक्स, इसको डेल्टा एक्स लिख लो, जितना स्प्रिंग के लेंथ में चेंज आएगा, और स्प्रिंग के लेंथ में चेंज कितना आएगा बताना जरा, एफ बाई के। सभी लोग सहमत हैं? देख लीजिए यहां तक सभी लोग क्लियर है, तो फिर मैं आगे करूं क्वेश्चन, जल्दी बताइए सभी लोग, सभी लोग, जल्दी बताइए। ओके ओके, आई होप सभी क्लियर। ओके, नाउ आई एम रफिंग दिस पार्ट, लुक एट दिस। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा ये पेज चाहिए, पूरा बोर्ड समझाने के लिए। सुन लो, अब सुनना, अब कोई बच्चा मुझसे पूछेगा, सबसे पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन और बनता भी है कि सर यहां फोर्स कैसे आएगा, यहां फोर्स कैसे आएगा। अब ध्यान से सुनना, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ये फैलेगा, ये फैलेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगा, जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो इधर से एक रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा, कंप्रेसिव, ड्यू टू टेम्परेचर। ओके ओके, आप पढ़िए यहाँ पे आशीष कुमार, आप पढ़िए, अभी मैं आपको नया चैप्टर, नया टॉपिक शुरू होगा तो क्लियर हो जाएगा। प्योर बेंडिंग, सुनो, यहां पे रिएक्शन आएगा, ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो आप बोलोगे एक कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये बॉडी फैलने की कोशिश करेगा, जब ये फैलेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा, जब स्प्रिंग कंप्रेस करेगा, तो एक बात बताओ, जब स्प्रिंग कंप्रेस करेगा, ये स्प्रिंग कंप्रेस करेगा, ये फैलेगा, तो यहां से रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा, बोलो सभी लोग बताओ, रिएक्शन आर आएगा कि नहीं आएगा, सभी लोग, किसी ने बोला नहीं, किसी ने बोला नहीं, बताइए। तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है x, जिसको तुम बोल रहे हो यहां पे लैम्डा है, वो नथिंग, वो f बाई के जो पढ़ते हो वहां, यहां f r है, r बाई के हो जाएगा। r क्या है, रिएक्शंस, r क्या है, रिएक्शंस, आर ए बराबर आर बी बराबर r, ए पे भी रिएक्शन, यहां भी R होगा, यहां भी R होगा। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? ओके, नाउ योर बेसिक फार्मूला, वेरी बेसिक फार्मूला, सिग्मा थर्मल इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी, यहां पे टी है ना, डेल्टा टी नहीं है, यहां पे टी है, टी माइनस लैम्डा बाई एल इंटू ई, ये आपका बेसिक फार्मूला है। लैम्डा की वैल्यू रख दो R बाई के, लैम्डा की वैल्यू रख दो, यही होगा कि नहीं होगा थर्मल स्ट्रेस, बोलो, ये फार्मूला हुआ कि नहीं हुआ थर्मल स्ट्रेस का, स्टार मार लो सभी लोग, यही होगा, सभी लोग बताइए, अरे बताइए, बताइए भैया, फार्मूले से सहमत हैं? होप सभी लोग सहमत हैं, देखिए, होप सभी लोग सहमत हैं इस फार्मूले से, सभी लोग। अब मैं इस फार्मूले से आगे बढ़ूंगा, इसका यूज करूंगा, यहां तक मैंने एक एक बात समझा दी है। ओके, ध्यान से सुनिएगा,
देखिएगा फार्मूला क्या मिला आपका, बड़ा बेसिक फार्मूला है, उस बेसिक फार्मूले पे जाइए, ध्यान से सुनिए। आपको फार्मूला मिल रहा है सिग्मा थर्मल इज इक्वल्स टू, आपने लिखा अल्फा टी माइनस लेमडा की जगह आर बाई के, सुन लो आर बाई के, सॉरी आर बाई के, एफ बाई के, ठीक है। और यहां था एल, यही था ना, इंटू ई, यही मिलेगा। देख लो ये वाले फार्मूले में अल्फा टी लेमडा बाई एल इंटू ई में मैंने रख दिया है लेमडा बराबर आर बाई के। अब ध्यान से सुनना, अगर आपसे कोई पूछे ये आर क्या होगा, आर क्या होगा, आप पढ़े थे, ध्यान से सुनना, सिग्मा थर्मल इज नथिंग इज इक्वल्स टू आर बाई ए, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? सिग्मा थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू आर बाई ए, यही आर बाई ए पढ़े थे। तो मैं आर बराबर ये लिख सकता हूं सिग्मा थर्मल बाई इंटू ए, थर्मल स्ट्रेस इंटू एरिया लिख सकता हूं, बोलो। देखो नाउ अब यहां से थर्मल स्ट्रेस कितना लिखूंगा, ध्यान से सुनना, अल्फा टी माइनस, अब सुनना मैंने क्या किया, मुझे आर बाई ए चाहिए, ए से नीचे मल्टीप्लाई ए से ऊपर मल्टीप्लाई, ध्यान से सुनना, मैंने ए से नीचे मल्टीप्लाई ए से ऊपर मल्टीप्लाई, या आप अगर ये नहीं करना चाह रहे हो, सुनो डायरेक्ट अगर आप ये लिखना चाह रहे हो तो आर बराबर लिख दो, आर बराबर लिख लो सिग्मा थर्मल इंटू ए, ऐसे भी लिख लो के एल इंटू ई, बोलो लिख सकते हो सभी लोग लिख सकते हो ना, आर बराबर सिग्मा थर्मल इंटू ए। कोई भी बात अगर नहीं समझ में आएगी तो पूछ लीजिएगा, बोलिए। ओके, अब मैंने क्या किया, ई से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, तो सिग्मा थर्मल कितना लिखूंगा, जब ई से मल्टीप्लाई करूंगा तो लिखूंगा अल्फा टी इंटू ई, ध्यान से सुनना, माइनस सिग्मा थर्मल इंटू ए इंटू ई डिवाइडेड बाई के एल, यही लिखूंगा। ई से पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, ई से पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। अब सुनना, सिग्मा थर्मल वाले टर्म्स एक तरफ ले आया, कॉमन ले लिया, सिग्मा थर्मल यहां से कॉमन हुआ तो बचा 1 प्लस ए बाई के एल, यही बचेगा, देख लो, बराबर अल्फा टी इंटू ई, यही बचेगा। अब सिग्मा थर्मल आपका कितना बचेगा, अल्फा टी ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बटे के एल, देख लीजिए यही फार्मूला बचेगा। दिस इज कॉल्ड ब्यूटी, दिस इज कॉल्ड ब्यूटी। अब देखिए, अब ब्यूटी देखिए यहाँ पे, ये यही बचेगा सिग्मा थर्मल। मैंने क्या किया है, लेमडा बराबर आर बाई के रख दिया है, आर बराबर सिग्मा थर्मल इंटू ए रख दिया है, सिग्मा थर्मल वाला टर्म एक तरफ कर लिया है। सभी लोग सहमत हैं, सभी लोग, नाउ एंजॉय। अब देखिए ज्ञान क्या मिला, ज्ञान, अब यहाँ पे ज्ञान सुनिए बस, यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप, उम्मीद कर रहा हूं, ऐसा नहीं मान रहा हूं कि नहीं है, हो भी सकता है लेकिन हमको नहीं लगता होना चाहिए। एक एक बात क्लियर कर दी है मैंने, 10-10 बार बताई है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपको सिग्मा थर्मल जो मिला वो मिला अल्फा टी ई, ध्यान से सुनिएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बाई के एल, यही मिला है ना। दिस इज योर फार्मूला, दिस इज योर फार्मूला फॉर सिग्मा थर्मल, ठीक है, अल्फा टी ए बाई के एल। अब सुन लो, किसी किसी किताब में ये ऐसे लिखा होगा, अल्फा डेल्टा टी बाई ई इंटू 1 प्लस ए बाई के एल, तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही बात है। चूंकि यहां क्वेश्चन में डेल्टा टी बराबर टी है, टी का मतलब यहां भी इंक्रीज इन टेम्परेचर है, डेल्टा टी का मतलब भी यहां इंक्रीज इन टेम्परेचर है, एक ही बात है। फार्मूला देखे हैं, सब कुछ आपको पता है, देखिए ए पता है, ई पता है, आप पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए अल्फा दिया हुआ है, ई दिया है, ए दिया है, टी दिया है, के दिया है, एल दिया है, सब दिया है, इस फार्मूले में रखिए और सिग्मा थर्मल निकाल लीजिए। क्लियर है, सिग्मा थर्मल निकल जाएगा। तो हम कुछ अच्छी बात बताएं, बोलिए, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा दिया है, टी दिया है, ई दिया, अभी हम सवाल लगवा देंगे, ए दिया है, ई दिया है, के एल दिया है, इट इज द फार्मूला ऑफ सिग्मा थर्मल। बोलो बे, बोलो, सवाल दे दे एक सवाल दे दे,
ठीक है। अब देखिए मैं आपको कुछ ज्ञान दे रहा हूं, एक सवाल भी दे रहा हूं जो आया है, अब ध्यान से सुनिएगा। नोट, कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, ध्यान से सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये फार्मूला पता होगा तब भी 90% बच्चा क्वेश्चन नहीं कर पाएगा अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं है, अपना कॉन्सेप्ट। अब चीर फाड़ करता हूं इस फार्मूले की, देखिए बोला दिया हुआ है अल्फा टी ई, ठीक है, एरिया ए, ये सब दिया हुआ है। इस बॉडी का थर्मल कोफिशिएंट अल्फा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर टी है, यंग्स मॉडुलस ई है, एरिया ए है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, लेंथ एल है, सब दिया है। ठीक, गुड मॉर्निंग आलोक कुमार, ठीक है। एवरीथिंग इज गिवन, अल्फा टी के एल सब कुछ दिया हुआ। अब ध्यान से सुनना, आपने जो थर्मल स्ट्रेस का फार्मूला डिराइव किया वो डिराइव किया अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी नहीं, यहाँ पे टी मान लियो, चेंज इन टेम्परेचर टी है, अल्फा टी ई। ठीक, आपको सिग्मा थर्मल का फार्मूला याद रहता है ना, याद करने का तरीका बता रहा हूं। सिग्मा थर्मल कहीं निकालना हो तो आपको फार्मूला पता होता है अल्फा टी, अल्फा डेल्टा टी, तो सिग्मा थर्मल। बस यहां एक्स्ट्रा क्या आएगा, देखो, डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बाई के एल, यही आएगा, देखो यही आएगा। आलोक कुमार आपकी पहली क्लास है क्या? आलोक कुमार, आलोक कुमार, इट इज योर फर्स्ट क्लास? जस्ट टेल मी। आलोक कुमार की पहली क्लास है क्या? आई होप पहली क्लास है, तो कोई बात नहीं। अब ध्यान सुनिए आलोक कुमार, सिग्मा थर्मल अल्फा टी बटे 1 प्लस ए बाई के एल आया, सुन लो। अब आपसे कोई पूछे यहाँ के क्या है, तो याद रखना इस के को कहते हैं, के को कहते हैं, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग स्टिफनेस, या स्प्रिंग स्टिफनेस। आप कह रहे होंगे क्यों बता रहा हूं मैं ऐसे, अभी बता रहा हूं। ठीक, के एस इज इक्वल्स टू के है, यहाँ पे के एस इज इक्वल्स टू के है, मान लो ऐसे ही मान लो यहाँ पे, तो के एस हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? तो कुछ ज्ञान दूं, बोलिए बोलिए, यहां तक क्लियर है? इज दिस क्लियर? अल्फा टी ए ई बाई के एस इंटू एल। अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना। अगर तुमसे मैं बोलूं कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, तो तुम बोलते हो स्प्रिंग फोर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ, यही लिखे थे ना, F बाई एक्स। स्प्रिंग कांस्टेंट यही होता था। देखो, अगर कोई स्प्रिंग है, उसमें तुमने कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाया और उसमें कितना चेंज इन लेंथ आया, अगर इन दोनों का रेशियो ले लो, फोर्स डिवाइडेड बाई, देखो, फोर्स डिवाइडेड बाई चेंज इन लेंथ, फोर्स डिवाइडेड बाई चेंज इन लेंथ, F बाई के एक्स इज इक्वल्स टू, बोलो ये एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, या स्प्रिंग स्टिफनेस बोलते हो। ओके, नाउ अगर कोई बार है, ध्यान से सुनना, अगर कोई बार है और उस पर मैंने P फोर्स लगा के खींचा, ध्यान से सुनना, अगर कोई बार है, मैंने उस पर P फोर्स लगा के खींचा और उसका लेंथ L है, एरिया A है, यंग्स मॉडुलस E है, तो तुम क्या बोलोगे? चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू PL बाई AE। सभी लोग बताओ, यही बोलोगे, PL बाई AE। अच्छा, अब मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं AE बाई L इज इक्वल्स टू P बाई चेंज इन लेंथ, लिख सकता हूं, बोलो पहले सभी लोग बताओ। यहां मैं ध्यान से देखिए, चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू PL बाई AE, तो मैं लिख सकता हूं फोर्स अपॉन चेंज इन लेंथ, ये डेल्टा L है, इज इक्वल्स टू AE बाई L लिख सकता हूं, बोलो AE बाई L लिख सकता हूं। यहां आपको मिल रहा है फोर्स बाई चेंज इन लेंथ, स्प्रिंग कांस्टेंट KS, यहां भी आपको मिल रहा है फोर्स अपॉन चेंज इन लेंथ। अब इसको क्या कहोगे?
बार, क्या कहोगे, बार स्टिफनेस, इसका नाम होगा केबी, याद रखना, बार स्टिफनेस। दिस इज योर बार स्टिफनेस। वो स्प्रिंग स्टिफनेस थी, ये बार स्टिफनेस थी, या बार कांस्टेंट कहोगे। और बार कांस्टेंट क्या होता है, सुन लो, बार कांस्टेंट केबी, याद रखना, केबी इज नथिंग, इट इज ऑल्सो फोर्स अपॉन चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू एई बाई एल। ये क्या होता है, एई बाई एल। होता है कि नहीं होता है, बोलो, यहां तक क्लियर है सभी लोग? पहले यस यस बोलिए, यहां तक सबका क्लियर है? मैंने दिखा दिया आपको कहां से आया है। ओके 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 ओके। अब ध्यान से सुनिए, अब बताइएगा, अगर मैं पूछूं, मैं ध्यान से बोलूं, आप इस टर्म को देखिए, इस टर्म को ए बाई एल, ए बाई एल, ए बाई एल क्या है, ए बाई एल क्या है, के बार स्प्रिंग सॉरी बार, के बार क्या है, स्टिफनेस ऑफ बार, स्टिफनेस ऑफ बार, बार मतलब ये है बार, स्टिफनेस ऑफ बार। तो आप इस फार्मूले को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जिस दिन इस तरह से फार्मूला आ गया लोग लेट जाएंगे। अल्फा टी 1 प्लस के ए बाई एल को के बार डिवाइडेड बाई के स्प्रिंग, स्टार मार लीजिएगा, दिस इज ब्यूटीफुल फार्मूला, के बार बाई के स्प्रिंग, अल्फा टी 1 प्लस के बार डिवाइडेड बाई के स्प्रिंग। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये भी याद रखिए, ये भी याद रखिए, बता देंगे कौन सा फार्मूला कहां लगेगा। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कृष्णा पांडे जी, मिलेगा? सहमति जताएं, कृपया सहमति जताएं, घटोत्कचुक सहमति जताओ। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा और कैसे लोग नहीं कर पाएंगे। एक क्वेश्चन ऐसे आया, पहले तुम लोग करो, बोला, ध्यान से सुनना, सभी लोग निकालेंगे कि ये एक अरेंजमेंट है, सबसे होना चाहिए, जिसमें बोल रहा था स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ था, सुन लो 100 न्यूटन पर एमएम, ये दिया हुआ है, ध्यान से लगाइएगा, के की वैल्यू दिया है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक। साथ साथ में बोला इसका एरिया है 100 mm स्क्वायर, ठीक, इसका यंग्स मॉडुलस है 100 गीगा पास्कल, ठीक। उसके बाद इसका लेंथ भी दिया हुआ था 200 mm, ठीक। इसका अल्फा दिया हुआ था 1 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, सब कुछ बता दिया है। गुड गुड गुड, देखा है, अच्छी बात है। सवाल लगाइए इस फार्मूले पे पंकज जी, ठीक। देखिए अभी इस फार्मूले को और टेढ़ा कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा सीखते चलिए। पहले अगर मैं कहूं कि मैंने यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया 20 डिग्री, सुन लो, टी डेल्टा टी जो है वो 20 डिग्री का इंक्रीज है, बोलूंगा थर्मल स्ट्रेस निकालो, तो तुम डायरेक्ट क्या लिखोगे, अल्फा टी, याद रखना आपसे, 1 प्लस ए बटे के एस इंटू एल, यही पढ़े हो, ये फार्मूला लगाओगे। अल्फा तुमको पता है 1 × 10⁻⁻6, सुन लो, टी तुमको पता है 20 डिग्री दिया हुआ है चेंज इन टेम्परेचर, यंग्स मॉडुलस तुमको पता है 100 गीगा पास्कल, गीगा पास्कल को मेगा पास्कल पहले ही बताया हूं, 10⁻³ मेगा पास्कल, सॉरी, क्लियर है, बोलो। उसके बाद 1 प्लस एरिया, ए दिया हुआ है 100, यंग्स मॉडुलस कितना दिया है, यंग्स मॉडुलस कितना दिया है, फिर से यहां पे यंग्स मॉडुलस कितना दिया है, ए दिया है क्या, यंग्स मॉडुलस कितना दिया, 100, हाँ 100 ही तो है, 100 × 10⁻3, ठीक। के एस कितना दिया हुआ है, के एस ऑलरेडी 100 × न्यूटन पर एमएम में दिया हुआ, 100 रख दो, लेंथ ऑलरेडी एमएम में रखा है, निकल जाएगा थर्मल स्ट्रेस, निकल जाएगा थर्मल स्ट्रेस, वैल्यू बताओ, अगर देख सकते हो वैल्यू बताओ, थर्मल स्ट्रेस, सब कुछ सही दिया है, जल्दी बताइए, वैल्यू बताइए भैया, वैल्यू बताइए, निकल जाएगा, निकल जाएगा। नाउ मास्टर का मन बदला और वो चाहता है लड़का सवाल ना लगा पाए, वैल्यू निकाल लीजिएगा।
अब मास्टर का दिल बदला और वो चाहता है आप सवाल ना लगा पाइए। देखिए वो क्या करेगा। सेम क्वेश्चन, मैं चाहता हूं आप सवाल ना लगा पाइए, तो मैं क्या करूंगा, 90% बच्चों को अगर मैं चाहता हूं ना लगा पाए, सब लोग नहीं होंगे, कुछ लोग तो पढ़ के आते हैं या लगा लेंगे। हाँ सेल्सियस में रखेंगे, बिल्कुल सही हो। देखो उसका कारण है, यहां पे सेल्सियस में रखेंगे, उसका कारण है। देखो क्यों, क्योंकि अल्फा की जो वैल्यू होती है ना, वो पर डिग्री सेंटीग्रेड दी होती है क्वेश्चन में, पर डिग्री सेंटीग्रेड दी होती है। सही है, सही है, सही है कपिल, आंसर सही है। 2 × 10⁻⁻6 के करीब आ रहा होगा। सही है। सुन लो अब मेरी बात यहां ध्यान से सुनो यार, इस पे आओ। ये क्वेश्चन है जहां के स्प्रिंग दिया हुआ था, ध्यान से सुनना, 100 न्यूटन पर mm। ध्यान से सुनना, इसका अल्फा दिया हुआ था, ठीक, इसका चेंज इन टेम्परेचर दिया था 20 डिग्री, ठीक है। इसका यंग्स मॉडुलस दिया था 100 गीगापास्कल, ध्यान से सुनना, ठीक, 100 गीगापास्कल, इतना कुछ दिया हुआ था। साथ साथ में एक लाइन और जोड़ा था, वो भी तोते उड़ाने के लिए, कि इसका के बार दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, के बार दिया हुआ है 400 न्यूटन पर mm, 400 न्यूटन पर mm, ठीक है। इज दिस क्लियर? ये बात क्लियर है? इतना कुछ दिया हुआ था। आप सुनो, कह रहा था, क्या मैं स्लो चल रहा हूं क्या? पहले तुम लोग यहां तक पहुंच जाओ, इतना दिया हुआ है, ओके, ठीक है। अब सुनो, कह रहा था इसका थर्मल स्ट्रेस बताओ। तो जब लोग थर्मल स्ट्रेस निकालने गए, या तो आदमी डिराइव करेगा, और जिस बंदे ने डिराइव नहीं करना है, वो बंदा जो फार्मूला याद करके रखा हुआ है, लगाया हुआ है पहले, वो जान जाएगा कि यहां लगाना है अल्फा टी, अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस, सुनो, ए बटे के एस इंटू एल। पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले उसको ये फार्मूला याद आया। जब उसको ये फार्मूला देखेगा तो सोचेगा, सुनना, यहां पे सोचेगा कि भैया एरिया नहीं दिया है और लेंथ नहीं दिया है। सुन लो, सोचेगा एरिया नहीं पता है और लेंथ नहीं पता है, तो हम इस सवाल को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एरिया और लेंथ देना चाहिए था, ठीक। पर जो बच्चा अगर इसको कायदे से पढ़ा है, वो जानता है ये फार्मूला ये भी होता है, अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस के बार बटे के स्प्रिंग। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ध्यान से सुनना। तो उसको ना एरिया चाहिए ना लेंथ चाहिए, वो कहेगा एरिया लेंथ की जरूरत नहीं है, मैं सीधा निकाल लूंगा। कैसे लिखूंगा? सिग्मा थर्मल इज इक्वल टू अल्फा पता है 1 × 10⁻⁻6, डेल्टा टी पता है, ई पता है 100 × 10⁻³ गीगापास्कल में, ठीक। 1 प्लस के बार बटे के स्प्रिंग, के बार दिया भैया 400 और के स्प्रिंग दिया है 100। निकाल लेगा, आगे बढ़ेगा, कहेगा जिंदाबाद, हो गया मेरा क्वेश्चन, मुझे जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनेगा, बहुत धांसू बनेगा। इसमें एक केस टॉर्सन का भी होगा, वो मैं कराऊंगा। अभी फिलहाल यही लिखिए। क्लियर है? बोलो बे, लग जाएगा? मैं स्लो चल रहा हूं क्या? स्लो नहीं चल रहा हूं, लग जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट है टर्म करा रहा हूं, इस पे इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, स्टार आ सकता है। ये सुनिए, ये स्टार है इस बार के लिए, फॉर एसएससी जेई। कह रहा है एक टेपर्ड बार है,
D1 डायमीटर, D2 डायमीटर, थोड़ा ज़्यादा टेपर्ड बना दिया है बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। L लेंथ है, इसमें कई चीज़ें दी हुई हैं। इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा है, यंग्स मॉडुलस E है, चेंज इन टेम्परेचर जो है वो डेल्टा टी मान लो, ठीक, डेल्टा टी। बोला फाइंड थर्मल एक्सपेंशन, फाइंड थर्मल स्ट्रेस। इस केस में थर्मल स्ट्रेस बताओ, टेपर्ड बार है। क्वेश्चन करिए, फाइंड थर्मल स्ट्रेस इन दिस केस, टेपर्ड बार। करिए जल्दी। क्वेश्चन समझ में आया है? एक टेपर्ड बार है, ये D1 डायमीटर है, ये D2 डायमीटर है, ठीक। बोल रहा है कि इसका टेम्परेचर डेल्टा टी डिग्री इंक्रीज कर गया, बढ़ा है। फाइंड स्ट्रेस, पहली बात फाइंड स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस? थर्मल स्ट्रेस। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैंने ऑप्शन दिया, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ऑप्शन दिया, ध्यान से सुनना, कुछ भी, और मैंने यहां पे लिखा कंप्रेसिव, बी ऑप्शन दिया, सुन लो, बी ऑप्शन दिया कुछ भी, और यहां लिखा टेंसाइल, ध्यान से सुनना, टेंसाइल, यहां लिखा टेंसाइल। सी ऑप्शन दिया, मैंने लिखा कुछ भी, अब मुझे आंसर ऑप्शन कुछ भी बना दिया, एक्स वाई जेड, अभी आंसर नहीं पता है, सॉल्व करेंगे, जेड एल, मैंने इसको भी लिखा टेंसाइल। मैंने डी ऑप्शन बनाया कुछ भी, लेकिन यहां लिखा कंप्रेसिव। अब देखना, जो पढ़ा लिखा आदमी है वो कहेगा मैं सवाल नहीं लगाऊंगा, मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। तुमको बताया था मैंने, जब कभी भी टेम्परेचर कहीं इंक्रीज करेगा तो हमेशा उसकी वजह से थर्मल स्ट्रेस कंप्रेसिव पैदा होगा। किस नेचर का पैदा होगा? कंप्रेसिव। मैंने बोला ना, टेम्परेचर इंक्रीज करे तो हमेशा समझ लेना कि टेम्परेसिव। वो डी ऑप्शन मारेगा और कह देगा कहानी खत्म, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा। वो कहेगा मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज देयर विल बी ए स्ट्रेस एंड दिस स्ट्रेस ऑलवेज विल बी कंप्रेसिव। और यकीन मानो, जब भी कोई अच्छा एग्जाम क्वेश्चन लेगा तो यह ऑप्शन ऐसे ही सेट करेगा, वो 3 टेंसाइल करेगा और 1 कंप्रेसिव करेगा, क्योंकि वो आपसे कैलकुलेशन नहीं चाहता, वो चाहता है आपको नॉलेज हो। इज दिस क्लियर? अब चलो निकालो, अब मैग्नीट्यूड निकालो। ये तो हो गया ऐसे ही, मैं मैग्नीट्यूड चाहता हूं, बिल्कुल मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं, मैग्नीट्यूड निकालिए। अब मैं मैग्नीट्यूड भी बता दे रहा हूं, कंप्रेसिव तो होगा पर मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? बिल्कुल आकाश जी ऐसे ही निकलेगा, बट बताइए मैग्नीट्यूड कितना होगा? बिल्कुल कंप्रेसिव तो होगा, इतना तो हम पढ़ाई दिए आप लोग को। चलिए देखिए, सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए। यहां देखो, सब लोग मेरी तरफ देखो। तुमको याद है कि जब भी हम थर्मल स्ट्रेस का क्वेश्चन करते हैं, देखो कैसे चीजें याद रखी जाती हैं। तुम ये याद रखो, जब भी थर्मल स्ट्रेस का क्वेश्चन करेंगे और दोनों एंड फिक्स होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा, कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड या पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड, तो हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका होगा, हम बोलेंगे टोटल चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन प्लस चेंज इन लेंथ ड्यू टू कंप्रेशन। ठीक, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो कंप्रेशन लिखोगे, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ होता तो ये थर्मल क्या होता, ये थर्मल कंप्रेशन होता, ये थर्मल ये एक्सपेंशन हो जाता, बस इतना फर्क आता। लेकिन ये याद रखो, जब भी तुमसे कभी भी थर्मल स्ट्रेस का क्वेश्चन निकालने के लिए कहेगा तो तुम सबसे पहला क्या लिखोगे कि टोटल चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू थर्मल प्लस एक्सपेंशन या कंप्रेशन, जो भी हो वो जोड़ दो। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये कंप्रेशन होगा ना, ये बढ़ेगा तो यहां रिएक्शन आएगा, आर और आर दोनों तरफ से। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अच्छा, बोथ एंड फिक्स है, बोथ एंड फिक्स है तो सबको पता है कि चेंज इन लेंथ थर्मल की वजह से जीरो होगा। दोनों एंड अगर फिक्स है तो आपको पता है कि टोटल चेंज इन लेंथ जीरो होगा, टोटल चेंज इन लेंथ जीरो होगा। अच्छा, अब अगर तुम्हारा टोटल चेंज इन लेंथ जीरो है, अगर मैं पूछूं थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, चेंज इन थर्मल लेंथ क्या होगा, अगर मैं पूछूं चेंज इन थर्मल लेंथ, लेंथ में कितना चेंज आएगा ड्यू टू टेम्परेचर, तो तुम लोग पढ़े हो ना फार्मूला, अल्फा डेल्टा टी इंटू एल, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अल्फा डेल्टा टी इंटू एल, तो मैं थर्मल एक्सपेंशन लिख सकता हूं अल्फा डेल्टा टी इंटू ये वाला लेंथ एल। अल्फा भी पता है, डेल्टा टी भी पता है और एल भी पता है, लिख सकता हूं। बोलो भैया, बोलो बोलो, प्लस प्लस। अच्छा,
सबको कंफ्यूजन यहां आएगा कि डेल्टा एल कंप्रेशन क्या होगा, डेल्टा एल कंप्रेशन क्या होगा। पहले सुन लो मेरी बात, ध्यान से सुनना। तुम कहां बताऊं, यहां बताता हूं, यहां 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 सुन लो, यहां बताता हूं। इसमें बताता हूं, ध्यान से सुनना। जब तुम ये पढ़े थे, कोई बार है जिसपे P फोर्स लगा है, इसको खींच रहे थे, लंबाई इसका लेंथ L था, डायमीटर D1 था, ये डेरिवेशन कराया था, और इसका डायमीटर D2 था। तो तुम जब इसका डेरिवेशन पढ़े थे तो तुम पढ़े थे इसमें जो टोटल चेंज इन लेंथ होता है वो होता है PL 4PL पाई D1 इंटू D2 इंटू E। बोलो, यही पढ़े थे ना। अगर कोई P फोर्स लगा के चेंज इन लेंथ निकाले इसमें तो आता था 4PL पाई D1 D2 इंटू E। पढ़े थे, ये वही केस है कि नहीं है? 4PL पाई D1 D2 इंटू E। वहां पे क्या था, वहां पे क्या था, ध्यान से सुनो, वहां पे क्या था, वहां पे क्या था, P की वैल्यू टेंसाइल है, यहां R क्या है, कंप्रेसिव। R क्या है, कंप्रेसिव। वहां P था, वहां P की जगह R रख दो, पर यहां P की जगह जब R रखोगे तो R कंप्रेसिव रखोगे तो कितना -4RL पाई D1 D2 इंटू E। D1 D2 ये है, ये स्मॉल लिख लो, मान लो D1 और D2, कंफ्यूज मत होना। स्मॉल या कैपिटल कुछ भी लिख लो, वो तो मानने के ऊपर है। मैंने यहाँ स्मॉल लिख दिया इसलिए स्मॉल लिख दे रहा हूँ। क्लियर है? बोलो यार घटोत्कचों, बोलो। क्लियर है? आई होप क्लियर है। अब सुनना, अब अगर आपसे कोई पूछे तो मैं इतना लिखूंगा, टोटल चेंज इन लेंथ 0 अल्फा डेल्टा T इंटू L। अब पूरा सॉल्व करेंगे, -RL बटे, सुन लो, PL बटे AE मतलब पाई D1 D2 इंटू E। बोलो सभी लोग, बोलो। अब R बराबर कितना आ जाएगा, R इंटू L। पहले सुनना हेमलता, पाई D1 D2 इंटू E इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा T बाई L। यही बचेगा। पक्षांतर करके इधर लाए, ट्रांसफर किए मैंने, ये वाला टर्म यहां लाया हूं। L से L सहित R की वैल्यू आपको मिली, सभी लोग सुनेंगे, 4RL है ना, यहाँ 4RL है, 4 छूटा हुआ है, ठीक, 4 छूटा हुआ है, ठीक। अब सुनना, यहाँ आपको वैल्यू मिलेगी अल्फा डेल्टा T डिवाइडेड बाई इंटू पाई D1 D2 इंटू E डिवाइडेड बाई 4। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन निकला है दोनों एंड पे। अल्फा डेल्टा T पाई D1 D2 इंटू E डिवाइडेड बाई 4। सहमत हैं सभी लोग? रिएक्शन यही आएगा, सहमत हैं सभी लोग? भैया स्टार मान लीजिए, रिएक्शन तो यही आएगा, R बराबर अल्फा डेल्टा T पाई D1 D2 इंटू E डिवाइडेड बाई 4। पूरा कैसे आया दिखा दिया। अब ध्यान से सुनिए, अब आइए डायग्राम पे। अब ज्ञान लीजिए। देखो ये लेंथ है, ये डायमीटर D1 है, ये डायमीटर D2 है, इसका यंग्स मॉडुलस अल्फा, थर्मल कोफिशिएंट E, और आपसे कोई पूछेगा टेम्परेचर इंक्रीज है डेल्टा। ध्यान से सुनना, आपसे कोई कहेगा थर्मल स्ट्रेस निकालो, थर्मल स्ट्रेस निकालो, तो उस बंदे को आपको बताना पड़ेगा। ध्यान से सुन लो, यहां पर आपको ये पता है, यहां रिएक्शन R मिलेगा और R मिलेगा, चाहे कहीं चले जाओ, A पे चले जाओ B पे चले जाओ। ध्यान से सुन लो, आपको पता है यहां रिएक्शन A और B पे चले जाओ तो RA बराबर कितना मिलेगा, R बराबर RB, ये मिलेगा ही मिलेगा पक्का। तो आपसे कोई पूछेगा माय डियर फ्रेंड व्हाट विल बी द थर्मल स्ट्रेस, तो आप बोलोगे थर्मल स्ट्रेस पहले कैसे निकालने के लिए मुझे एक चीज पता होनी चाहिए, वो तुम बोलोगे कि हमें R पता होना चाहिए, रिएक्शन R कितना है। तो तुम बोलोगे हमें R रिएक्शन पता है, ये है अल्फा डेल्टा T, अभी तुमने पढ़ा था, इंटू पाई D1 D2 इंटू E बाई 4। बोलो यही होगा।
रिएक्शन यही होगा, अल्फा डेल्टा टी पाई d1 d2 e/4। हेमलता जी बताइए यही होगा? आप सुनिए कपिल जी, अगर मैं पूछूं कि मुझे मैक्सिमम थर्मल स्ट्रेस बताओ, मैक्सिमम थर्मल स्ट्रेस कहाँ होगा, तो तुम बोलोगे यहां होगा, क्योंकि यहां एरिया मिनिमम है। देख लो एरिया मिनिमम, एरिया मिनिमम, तो आप बोलोगे यहां पर जो थर्मल स्ट्रेस होगा वो मैक्सिमम होगा। तो आप क्या लिखोगे? सिग्मा थर्मल मैक्स। आपको ऐसे बताना पड़ेगा, मैक्स सिग्मा थर्मल स्ट्रेस जो मैक्सिमम पैदा होगा, सुन लो, वो रिएक्शन आर बटे एरिया मिनिमम, एरिया मिनिमम, मिनिमम एरिया से डिवाइड करो। मिनिमम एरिया मतलब D2। अब देखो तुम यहां रखो जरा, अल्फा डेल्टा टी पाई D1 D2 इंटू E डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4 इंटू एरिया मिनिमम कितना हो जाएगा? ये क्रॉस सेक्शन है भैया, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया हो जाएगा π/4 D1 स्क्वायर, π/4 D1 स्क्वायर, 4 से 4, पाई से पाई, D1 से एक D1 कट गया, D1 से एक D1 कट गया। क्लियर है? अब देखो, अब तुमसे कोई पूछे व्हाट विल बी द सिग्मा थर्मल, सिग्मा थर्मल मैक्स, तो तुम क्या बोलोगे? सिग्मा थर्मल मैक्स अल्फा डेल्टा टी, यहां बचा था D2 इंटू E, देख लो पाई D1 खत्म हो चुका है, डिवाइडेड बाई सब कुछ कट के बचा है यहां D1, यही बचा है। सॉरी D2 स्क्वायर, सॉरी D2 स्क्वायर, तो D2 कट जाएगा, यहां D1 बचेगा, सॉरी यहां D2 मिलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अरे ठीक है बे, हम ही तो सब सिखाए हैं, हम ही को सिखा रहे हैं सब, D1/D2। चलो ज़्यादा तेज ना बनो, ठीक है, भावनाओं को समझ लिया करो यार। सिग्मा थर्मल मैक्स निकल गया। अब ज्ञान देखो, ज्ञान, ज्ञान देखो, इतना कौन मेहनत करेगा, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कुछ ज्ञान दिखा रहे हैं, ज्ञान। इसका सवाल आएगा तो कैसे आएगा? स्टार मार लेना, कृष्णा पांडे फॉर गेट दिस ईयर, स्टार मार लेना, 100% वहां बनेगा इस बार, क्वेश्चन मिल जाएगा किसी ना किसी सेट में, और मुझे बताना आया था कि नहीं। कृष्णा पांडे सुन रहे हैं? सिग्मा थर्मल मैक्स आप कितना पढ़े दोस्तों? अब देखिएगा, सॉल्व कर रहे थे तो आपको मिल रहा था अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, ध्यान से सुनिएगा, ऊपर बचा था D1, नीचे बचा था D2, बस यही बचा था, यही बचा था, यही बचा था। अल्फा डेल्टा टी देख लीजिए, अल्फा डेल्टा टी इंटू ई D1/D2, हमारे पास तो पीछे का भी नहीं है, आप लोग चेक कर लीजिए, यही बचा था, यही बचा था। अब सुन लो, अब याद रखो, सुनो, थर्मल स्ट्रेस सबको पता है ना। अब देखो इसका कैसे फार्मूला याद रखेंगे, इतना करने की जरूरत नहीं है, सबको थर्मल स्ट्रेस पता है। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है? अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, ये फार्मूला तो याद होगा सबको, ये फार्मूला सबको याद होगा। जब तुमसे कहेगा, सुन लो, जब तुमसे कहेगा मैक्सिमम निकालो, मैक्सिमम थर्मल स्ट्रेस टेपर्ड बार में, टेपर्ड बार में, तो ये अल्फा थर्मल वाला फार्मूला लिखना, अल्फा डेल्टा टी, इसके आगे मैक्स लिखना, सुन लो, और इसको मल्टीप्लाई करना, सुन लो, डी मैक्स डिवाइडेड बाई डी मिन, ठीक है, डी मैक्स डिवाइडेड बाई डी मिन, ये मैक्सिमम है ना D1, D1 मैक्सिमम एरिया है, डी मैक्स डिवाइडेड बाई डी मिन, आपको सिग्मा थर्मल मिल जाएगा। कौन सा? मैक्सिमम। अगर आपसे कहेगा, ध्यान से सुनना, अगर आपसे कहेगा सिग्मा थर्मल निकालो, ठीक, तो आप फिर लिखोगे अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, ध्यान से सुनो। लेकिन आपसे बोलेगा टेपर्ड बार में मिनिमम निकालो, मिनिमम, तो यहां मिनिमम लिखना, सुनो, यहां मिनिमम लिखना, और जैसे ही मिनिमम लिखना तो यहां पे मल्टीप्लाई करना, सुन लो, ऊपर मिनिमम और नीचे मैक्सिमम, बस स्टार मारिए इसको और इसको। फार्मूला देखिए, आपको अल्फा डेल्टा टी पता ही है, जब मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम बटे मिनिमम डायमीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जब मिनिमम पूछेगा तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा मिनिमम बटे मैक्सिमम डायमीटर से, निकल जाएगा। आई होप क्लियर, आई होप क्लियर। जल्दी बताइए। अब एक प्रश्न करिए, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आई थिंक दैट आई एवर सीन।
छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पर वन ऑफ द बेस्ट है। वन ऑफ द बेस्ट कह रहा हूं तो ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। ये समझ में आया बे? कैसे याद रखेंगे फार्मूला? थर्मल सिग्मा थर्मल सबको पता है, अल्फा डेल्टा टी इंटू ई। टेपर्ड बार है, मैक्सिमम पूछा है तो मैक्स डी मैक्स बाई डी मिन मल्टीप्लाई करोगे। मिनिमम पूछा है तो पलट दोगे, डी मिन बाई डी मैक्स मल्टीप्लाई करोगे। सॉल्व कर लो, यही आएगा, यही आएगा। ठीक, नाउ एक प्रश्न करेंगे सभी लोग, प्रॉब्लम। थर्मल स्ट्रेस से क्वेश्चन आता है इसलिए करा रहा हूं। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं। इफ ए बार ऑफ लेंथ 2 मीटर, मैं लिख रहा हूं पूरा क्वेश्चन, स्टार मार के लिखना इस क्वेश्चन को। एसएससी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ए बार ऑफ लेंथ 2 मीटर। अरे ट्रिक व्रिक नहीं होता यार, ट्रिक व्रिक सब मुंह आया है कपिल, मैं लिटरली बोल रहा हूं। मेरे पास भाई दुनिया में कोई ट्रिक नहीं है, मेरे पास सिर्फ कॉन्सेप्ट है। लीजिए, अब अगर आप 10 बार अगर दिमाग लगा के पढ़ लीजिएगा तो आपको खुद ही पता है मैक्सिमम निकालना है तो ऊपर वाला मैक्स बटे मिन करोगे तो यही वैल्यू, ये वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी ना, तभी तो मैक्सिमम मिलेगा। नॉर्मल थर्मल स्ट्रेस बताओ अल्फा डेल्टा टी इंटू ई होता है। अब तुमको कह रहा है इसका मैक्सिमम निकालो। अगर इसका मैक्सिमम निकाल रहोगे तो इसको किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे जो 1 से बड़ा हो। अब 1 से बड़ा कैसे होगा? तुम जब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? डी मैक्स बटे डी मिन से, डी मैक्स बटे डी मिन से। तो इस संख्या को जब टोटल मल्टीप्लाई कर दोगे डी मैक्स बटे डी मिन से, डी मैक्स बटे डी मिन हमेशा 1 से ज्यादा होगा। तो ये जो सिग्मा थर्मल मिलेगा वो अल्फा डेल्टा टी से ज्यादा मिलेगा हमेशा, जिसको हम कहेंगे मैक्स। सिमिलरली तुमसे बोलेगा मिन निकालो, तो मिन का मतलब तुम्हें पता है ये अल्फा डेल्टा टी होता ही है। अब मिनिमम जो होगा वो इससे कम ही होगा। अब मिनिमम इससे कम है, आपको मिनिमम निकालना है तो आप एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे इसको जो 1 से कम हो। 1 से कम होगा तो ये ओवरऑल वैल्यू घट जाएगी ना, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? मिनिमम बटे मैक्सिमम से। ये देखो ये वैल्यू 1 से हमेशा कम होगी। तो कौन, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये सिंपल लॉजिक है। आप ऐसे दिमाग लगाओ यही दिखेगा आपको। क्लियर है? कुछ लोग कह रहे होंगे कहां पगला रहे हैं सर, कुछ क्या बकवास, फार्मूला घोटे कहानी खत्म। नहीं बे, जरूरी है। ए बार ऑफ लेंथ ऑफ 2 मीटर फिक्स्ड at both ends, fixed at both ends. The initial tensile stress in the bar is, the initial tensile stress in the bar is 10 मेगापास्कल। ये दिया हुआ है, इनिशियल टेंसाइल स्ट्रेस इन द बार इज 10 मेगापास्कल, ऑलरेडी दिया हुआ है। एट टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सब दिया हुआ है एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, इफ टेम्परेचर क्या दिया हुआ है? इज रेज्ड 15 डिग्री सेंटीग्रेड, इज रेज्ड 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, देन द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बार इज, देन स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बार इज कितना होगा? अल्फा दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है 10 इंटू 10 टू द पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ई दिया है 200 गीगापास्कल, सॉल्व करिए। ई दिया है 200 गीगापास्कल, करिए क्वेश्चन, लिखिए, सॉल्व करिए, आंसर बताइए जल्दी जल्दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, जल्दी बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको स्टार मार के रिवाइज करके जाइएगा एग्जाम में। देखने में छोटा लगे पर घाव करे गंभीर। क्लियर नहीं? सवाल करिए। क्लियर तो हम समझ गए, सवाल करिए ये वाला।
जल्दी बताइए, जवाब बताइए मुझे। आंसू क्यों बना रहे हो कृष्णा, आंसू क्यों बना रहे हो? आंसर बताओ भाई कृष्णा पांडे। तुम्हारा इस बार सिलेक्शन होना चाहिए गेट में विद इन 100, 100 के अंदर रैंक आनी चाहिए। दबा के पढ़ो, दबा के पूछो। एफएम में तुम्हारा फिक्स है कृष्णा पांडे, एफएम में 10 में से लेके 20 मार्क्स के बीच में जितना भी आएगा तुम पूरा बना के आओगे। एफएम और एचएम खत्म कर दूंगा, इतना कंफर्म है। सोम तुम्हारा फिक्स है 20। गुड गुड कपिल। और कोई? अरे अब लग तो गए हैं, पढ़ाना स्टार्ट तो किए हैं। तुम लोग भी लाइव आओ तो हम काहे नहीं पढ़ाएंगे। सुनो, क्वेश्चन सब लोग देखिए, क्वेश्चन सब लोग देखिए। अब हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक बार है, आपके बस का था नहीं। सुनिए, वो 2 मीटर लॉन्ग है। वेरी गुड दीपक, 2 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। और कह रहा है इसका टेम्परेचर 10 डिग्री से 15 डिग्री तक कर दिया मैंने। टेम्परेचर इंक्रीज किया है 10 से 15। टेम्परेचर बढ़ा है, ऑब्वियस ही बात है टेम्परेचर बढ़ा है। इसमें ऑलरेडी से एक टेंसाइल स्ट्रेस दे रखा था 10 मेगापास्कल। सुन लो, कह रहा है ऑलरेडी विदाउट टेम्परेचर बढ़े। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक इसमें स्ट्रेस पैदा होगा, वो होगा थर्मल स्ट्रेस। क्या होगा? थर्मल स्ट्रेस। क्या बोलोगे? अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, सबको पता है। अल्फा दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -6। डेल्टा टी देखो कितना दिया है, टेम्परेचर इंक्रीज 5 डिग्री, 5 डिग्री, 10 से 15 हुआ है। किसी को ना समझ में आए पूछ लेगा, 5 डिग्री। यंग्स मॉडुलस 200 गीगा पास्कल दिया था क्वेश्चन में, 200 गीगा पास्कल। मेगा पास्कल में कन्वर्ट करो, 200 गुणे 10 टू द पावर 3। ठीक, अब ध्यान से सुनना, ये 1000, ये 1000, 10 पे पावर 6 खत्म, ये आ गया 10, ये आ गया 10। ब्यूटी कट के बचा थर्मल स्ट्रेस 10 मेगा पास्कल। सुन लो, अगर क्वेश्चन में पूछता कि कितना थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस्ड हुआ इस बॉडी में, तो आपका आंसर हो जाता 10। पर आप देखो पूछा है कितना स्ट्रेस इंड्यूस्ड हुआ बॉडी में, थर्मल नहीं पूछा है पहली बार। अब एक बात बताओ, अगर ये टेम्परेचर बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है 10 से 15, तो ये थर्मल स्ट्रेस किस नेचर का रहा होगा? किस नेचर का रहा होगा? कंप्रेसिव। पहले ये बताओ, ये थर्मल स्ट्रेस किस नेचर का रहा होगा? कंप्रेसिव। अब कह रहा है बॉडी में टोटल कितना स्ट्रेस इंड्यूस हुआ। सुन लो, आपका टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आया है -10, कंप्रेसिव इन नेचर, और ऑलरेडी बॉडी में एक थर्मल स्ट्रेस है, सॉरी एक स्ट्रेस है। वो स्ट्रेस कौन सा है? टेंसाइल, तो +10। आंसर है 0। और 99% बच्चा गलत करके आएगा, जिंदाबाद लिखिएगा और स्टार मार लीजिएगा। आंसर होगा 0, ठीक है। ऐसे ही 20 मार के आएंगे या कुछ लोग 10 मार के आएंगे। देखिए क्या है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो 10 होगा। किस नेचर का? कंप्रेसिव। किस नेचर का? कंप्रेसिव। क्योंकि ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज जो स्ट्रेस पैदा होगा वो थर्मल स्ट्रेस होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी? टेम्परेचर बढ़ा है तो कंप्रेसिव इन नेचर। पर कह रहा है कि बॉडी में थर्मल स्ट्रेस नहीं पूछा है। अगर क्वेश्चन पूछता व्हाट इज द थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बॉडी, तो आंसर यही हो जाता। अब पूछ रहा बॉडी में टोटल स्ट्रेस कितना इंड्यूस हुआ, स्ट्रेस कितना इंड्यूस हुआ, तो कितना होगा? बॉडी में जो पहले से स्ट्रेस है प्लस थर्मल, पहले से कितना बॉडी में था? 10 मेगा पास्कल। ये टेंसाइल दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपके टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कितना पैदा हुआ? 10। पर ये किस नेचर का है? कंप्रेसिव, सॉरी हाँ कंप्रेसिव। -10 + 10 मिलके कितना हो गया? 0। कोई छात्र जिसको ये बात क्लियर ना हुई हो, कोई स्टूडेंट जिसको ये कोई छात्र जिसको ये बात ना क्लियर हुई हो, बताए। ठीक है, चलिए। नाउ प्योर बेंडिंग देखो, अभी जो पीछे छूटा हुआ है, मतलब इस चैप्टर में थर्मल स्ट्रेस। अब मैं क्वेश्चंस डेली कराऊंगा, और जो टॉपिक्स रुके हुए हैं जैसे थर्मल स्ट्रेसेस में बार्स इन सीरीज एंड पैरेलल कराऊंगा। लास्ट में आपको पहले ही बताया था। तो अब जो कुछ भी पहली यूनिट में छूटा हुआ है वो क्वेश्चन के माध्यम से कराता रहूंगा, क्योंकि एग्जाम पास है। मैं आज शुरू कर रहा हूं यूनिट 2 जिसका नाम है प्योर बेंडिंग।
क्या नाम है? प्योर बेंडिंग। बेंडिंग नहीं है ये, ध्यान से सुनिएगा। इसका नाम है प्योर बेंडिंग। हाँ बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान से पढ़िएगा तो ठीक है। सुनिए, अब मेरी बात सुनिएगा। प्योर बेंडिंग को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि बेंडिंग क्या है और बेंडिंग कैसे कैसे होती है। देखो, शुरू करूं कि नहीं, आगे बढ़े, शुरू किया जाए इस चैप्टर को? स्टेमिना है ना, पढ़ना चाहते हैं कि यहीं रोक दें? पहले आप सभी लोग बताइए, सहमत हैं कि आगे पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं? पता चला हम अपने मन से बढ़ रहे हैं, यहाँ ये लोगों की इच्छा नहीं है। बताइए, ये चैप्टर शुरू करें कि ना करें अभी? यस यस, ठीक। होप सभी लोग पढ़ना चाह रहे होंगे, बोर तो नहीं होंगे, ठीक है। प्योर बेंडिंग को समझने के लिए समझो दुनिया में बेंडिंग क्या है, पहले सुनो, ठीक है। बेंडिंग दो तरीके की है दुनिया में, सुन लो। एक होती है प्योर बेंडिंग, जो हमारे सिलेबस में है। हमारे सिलेबस में मेनली जो हम पढ़ रहे हैं प्योर बेंडिंग पढ़ रहे हैं, ठीक। पर ऐसा नहीं कि हमारे सिलेबस में प्योर बेंडिंग है तो नॉन प्योर नहीं देखते, हम देखते ही हैं, दिखा रहा हूँ। एक हमारे सिलेबस में है प्योर बेंडिंग, अब ध्यान से सुनना। एक हमारे सिलेबस में है, ठीक है, हाँ ठीक है, गुड। एक हमारे सिलेबस में है नॉन प्योर बेंडिंग, नॉन प्योर बेंडिंग, ठीक। अब समझना व्हाट इज प्योर बेंडिंग एंड व्हाट इज नॉन प्योर बेंडिंग। अगर तुम्हारे पास कोई भी बीम है, कोई भी बार है, ध्यान से सुनना, और मैंने कहा ध्यान से सुनना, यहां पे कोई बीम या कोई बार है, ध्यान से सुनते रहो, और इस पे, इस बीम या इस बार पे मैंने एक F फोर्स लगाया है, एक F फोर्स लगाया है दोस्तों, और ये शियर फोर्स है, बड़े अच्छे तरीके से पहचान लोगे। एक फोर्स लगाया F जो कि शियर फोर्स है कि नहीं है? सभी लोग बताओ, ये एक फोर्स है, F है, और शियर फोर्स है कि नहीं है ना? अगर कोई बॉडी ऐसे फिक्स है, कैंटिलीवर बीम है, F फोर्स लगाए हैं, शियर फोर्स है, इसका SFD और BMD ड्रॉ करते हो तो ये बीम जो है ऐसे बेंड होती है। बीम को ऐसे बेंड मानते हो, डिफ्लेक्शन पढ़ते हो, बेंडिंग पढ़ते हो कि बीम में बेंडिंग आ रहा है, हॉगिंग सैगिंग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? ऐसे ऐसे बोलो सभी लोग। अब एक बात बताओ, अब एक बात ध्यान से सुनना, यहां पे भी बेंडिंग है, यहां पे भी बेंडिंग है, पर अगर मैं तुमसे पूछूं ये कोई डिस्टेंस है x, यहां पे x डिस्टेंस पे बेंडिंग मोमेंट बताओ, तो तुम बोलोगे सर कुछ नहीं, यहां पे तो हम लिख देंगे फोर्स F इंटू डिस्टेंस x, यही होगा बेंडिंग। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तुम कहोगे। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं कि तुम A से B तक बच्चा बताओ, A से B तक, A B पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? तो B पॉइंट पे होगा 0 बेंडिंग मोमेंट। क्यों 0 होगा? क्योंकि B पॉइंट पे देखो x 0 है, यहीं से तो शुरू किए हो, यहीं से x लेना शुरू किए हो, तो B पॉइंट पे x की वैल्यू 0 है, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तुमसे मैं बोलूं A पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो तुम कहोगे फोर्स इंटू इस बार का लेंथ मान लो L, FL। तो तुमने देखा कि यहां भी एक बेंडिंग मिली, ध्यान से सुनना, यहां भी एक बेंडिंग मिली, पर यहां पे जो बेंडिंग है, यहां पे जो बेंडिंग है वो हर जगह चेंज हो रही है, वेरिएबल है। एवरी सेक्शन, एवरी पॉइंट द बेंडिंग मोमेंट इज चेंजिंग, बेंडिंग मोमेंट इज गोइंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। एवरी सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट चेंज हो रहा है। जब भी बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट ना हो, हर सेक्शन पे आपको बेंडिंग मोमेंट अलग अलग मिले, तो ये कहलाता है नॉन प्योर बेंडिंग। ये क्या कहलाएगा? नॉन प्योर बेंडिंग। इज दिस क्लियर? जब भी आपको बेंडिंग मोमेंट तो मिले, यहां भी बेंडिंग है, यहां भी बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है, यही है बेंडिंग मोमेंट, पर ये जो बेंडिंग मोमेंट है वो ईच एंड एवरी सेक्शन पे चेंज हो रहा है। आप x की वैल्यू बदलो, बेंडिंग मोमेंट बदल गया। आप x की वैल्यू चेंज करते जाओ, हर जगह बेंडिंग मोमेंट बदल जाएगा। मतलब A से B तक हर जगह बेंडिंग मोमेंट चेंज हो रहा है। दिस टाइप ऑफ बेंडिंग इज नोन एज नॉन प्योर बेंडिंग, और ये SFD BMD में हम पढ़ते हैं।
बट दिस इज अनदर कैटेगरी, दिस इज कॉल्ड नॉन प्योर बेंडिंग। अभी मैं बताऊंगा प्योर बेंडिंग और नॉन प्योर बेंडिंग क्यों अलग अलग है। इज दिस क्लियर? बोलो, इज दिस क्लियर? बोलो घटोत्कचों, नॉन प्योर क्लियर है? नाउ रुकिए, क्योंकि हमें इस चैप्टर में प्योर बेंडिंग पे जाना है, तो हम प्योर बेंडिंग को अलग से बना के दिखा रहे हैं, आपको अलग से बना के दिखा रहे हैं, भागने की जरूरत नहीं है। और न्यूट्रल बीम, ये बीम, फलाना बीम अगर कायदे से समझना है तो हम ही एक सहारा है, कायदे से पढ़ लीजिएगा, सब समझ में आएगा। न्यूट्रल फाइबर, न्यूट्रल बीम, न्यूट्रल एक्सिस में क्या फर्क है, ईच एंड एवरी टर्म। सुनिए 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 सुनिए, ये भी कोई बार है, ठीक है, ये भी कोई बार है। मैंने कहा ध्यान से सुनना, इस बार में यहां एक फोर्स लगा हुआ है P और यहां एक फोर्स लगा है P। सुनना, यहां पे ये फोर्स दोनों वो है एक्सियल लोड है, भले इसेंट्रिक एक्सियल है प्लस, लेकिन ये इसेंट्रिक एक्सियल है पर नॉर्मल एक्सियल लोड है कि नहीं है, जल्दी बताओ। अबे बोलो, ये वाला जो तुम पढ़े थे बेंडिंग मिल रहा था, ये किसकी वजह से मिल रहा था? ये मिल रहा था शियर फोर्स की वजह से, ठीक है। अरे सुनो यार, तुम पहले मेरी बात सुनो आलोक, वो सब छोड़ दो मोह माया। यहाँ पे जो बेंडिंग मिल रही थी, यहाँ पे जो बेंडिंग मिली, सुन लो, यहाँ पे जो बेंडिंग मिल रही थी, बेंडिंग रिस्पॉन्सिबल थी वो ड्यू टू शियर फोर्स, यहाँ शियर फोर्स की वजह से मिल रही थी। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको देखो दो फोर्सेज लगे हैं इक्वल एंड अपोजिट एक साथ, दो कपल फोर्सेज लगे हैं इक्वल एंड अपोजिट किसी डिस्टेंस पे, मान लो ये डी डिस्टेंस पे, ठीक, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज लगे हैं किसी डिस्टेंस पे। पर आपको शुरुआत में जो मैंने लेक्चर पढ़ाए आप इसको समझ रहे होंगे कि ये आप देखो, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से ऊपर और नीचे लगे हैं, तो ये इसेंट्रिक लोड है, ये इसेंट्रिक एक्सियल लोड इक्वल एंड अपोजिट लगे हुए हैं, ठीक। अब सुनना, ये और ये मिलके एक मोमेंट पैदा करेंगे M, कितना होगा P इंटू डी। ध्यान से सुनो, ये और ये मिलके एक मोमेंट पैदा करेंगे P इंटू डी। सभी लोग बताओ, ये और ये मिलके एक मोमेंट पैदा करेंगे, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मिलके इसमें इसको घुमाने की कोशिश करेंगे, एक मोमेंट पैदा करेंगे P इंटू डी। अब एंड पॉइंट पे आओ, एंड पॉइंट पे तुमको ये नहीं पता कि बेंडिंग मोमेंट लगा है, तुमको ये दिख रहा है यहाँ पे इस वाले लेयर पे, जो ऊपर वाला लेयर है उस पे एक फोर्स लगा है एक्सटर्नल फोर्स P। तो इसको अगर बीच से कहीं से भी काट दो, मैं बीच से नहीं एंड पॉइंट पे बता रहा हूं, अगर मैं बीच में कहीं से भी काटूं या एंड पॉइंट पे देखूं, तो सबसे पहले इस एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करने के लिए इस बॉडी के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पैदा होगा, एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पैदा होगा P के इक्वल, इलास्टिक लिमिट तक पढ़ रहे हैं तो हम इसको कहेंगे इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। बोलो, इस P को बैलेंस करने के लिए इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पैदा होगा, ओके। अब देखो यहां पे ये इस डायरेक्शन में है, तो इस P को भी बैलेंस करने के लिए यहां पे एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पैदा होगा, क्लियर है। यहां पे ये P जो है वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स के इक्वल है, क्योंकि हम इलास्टिक लिमिट तक ही पढ़ रहे हैं, ठीक। अब सुनना, तुमने ये नहीं देखा कि मोमेंट को ये अपोज मिला, तुमने देखा कि एक P फोर्स इधर लगा, एक P फोर्स इधर लगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट थे। इस P फोर्स को अपोज करने के लिए एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इधर लगा, इस P फोर्स को अपोज करने के लिए एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इधर लगा। ये दोनों P मिलके इस सेक्शन पे एक मोमेंट पैदा किए P इंटू डी। ध्यान से सुनना, ये फिर से डिस्टेंस T है। अब इस सेक्शन पे ध्यान से सुनना, इस सेक्शन पे ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हुए कि नहीं हुए, ये इधर और ये अधर, ये दोनों मिलके भी एक वो पैदा करेंगे बेंडिंग मोमेंट। ये फिर से एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मिले जो कि एक कपल बना रहे हैं, और ये एक बेंडिंग मोमेंट पैदा करेंगे इस डायरेक्शन में। इस बेंडिंग मोमेंट को कहोगे रेजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट, MR। ये भी कितना होगा, P इंटू डी। देख लो क्यों होगा, क्योंकि डिस्टेंस D सेम है, इलास्टिक लिमिट तक पढ़ रहे हो, तो P बराबर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है कि नहीं, P बराबर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है कि नहीं। आप देखो, आपने कोई एक्स्ट्रा मोमेंट नहीं लगाया है, आपने दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया, उस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स की वजह से ये एक मोमेंट मिला है, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, P इंटू डी। अब इस फोर्स को अपोज करने के लिए यहां एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स आया,
इस फोर्स को अपोज करने के लिए यहां एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स आया, ये दोनों मिलके फिर से एक कपल बनाए जो कि एक बेंडिंग मोमेंट पैदा किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चूंकि ये मोमेंट एक्सटर्नल है, ये तुम लगाए हो बाहर से फोर्स, अब इस मोमेंट को अपोज करने के लिए एक रेजिस्टेंस वो पैदा हुआ है, एक रेजिस्टेंस मोमेंट पैदा हुआ है जो कि बॉडी के अंदर से पैदा हुआ है। तो इसको क्या बोलोगे? इंटरनल रेजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट। इसको क्या बोलोगे? इंटरनल रेजिस्टिंग मोमेंट, इंटरनल रेजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट। तो इसको एमआर नाम दोगे। ये एम है तो ये एमआर है, रेजिस्टिंग मोमेंट, इंटरनल रेजिस्टिंग मोमेंट, इसको बोलोगे इंटरनल रेजिस्टिंग मोमेंट। अभी सुनते रहो, इंटरनल रेजिस्टिंग मोमेंट, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, तुमने देखा यहां पे हर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट पहली बात तो चेंज हो रहा था। अच्छा, तुमने क्या किया, तुमने देखा यहां पे देखो, तुमने इनिशियल पॉइंट देखा और एक्सटर्नल पॉइंट देखा, इनिशियल और फाइनल दोनों पे बेंडिंग मोमेंट सेम मिल रहा है। देखो इनिशियल पे भी और एक्सटर्नल पे पीडी यहां भी मिल रहा था, पीडी यहां पे भी मिल रहा था। तुम्हारी मर्जी, तुम बीच में एक और पॉइंट काट लो, यहां इसको आधा हाफ सेक्शन में तोड़ दो, यहां पे पी लगा होगा, यहां पे पी लगा होगा, ध्यान से सुनना, यहां पे पी, यहां पे पी, इसी को मैंने काट लिया है। तो ये फिर से बेंडिंग मोमेंट कितना पैदा करेगा? इधर ही पैदा करेगा, ये तो एक्सटर्नल है, P इंटू डी, ये वाला। अच्छा, तुम बीच में कोई सेक्शन काटोगे तो फिर से यहां इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स आएगा इसको अपोज करने के लिए, यहां फिर से आएगा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। कितने डिस्टेंस पे आएगा? D। और तुम इलास्टिक लिमिट तक पढ़ रहे हो, इलास्टिक लिमिट तक पढ़ रहे हो, तो ये और ये फोर्स किसके इक्वल होगा? इस एक्सटर्नल फोर्स P के। तो ये फिर मिलके इसको किधर घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। यहां यानी बीच में भी कोई सेक्शन अगर लोगे, अगर बीच में भी सेक्शन लोगे, बीच में भी, तो एमआर कितना मिलेगा? P इंटू डी। एमआर कितना मिलेगा? P इंटू डी। मतलब आपको एक बात बड़ी क्लियर हुई दोस्तों कि आप ये जो स्पेशल टाइप की बेंडिंग है, ये जो स्पेशल टाइप की बेंडिंग है, उसमें आप सेक्शन ए टू बी कहीं भी मूव कर लो, सेक्शन ए टू बी यहां से लेके यहां तक, यहां कहीं भी चले जाओ, हर जगह बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट मिलेगा, वो मिलेगा P इंटू डी, वो मिलेगा P इंटू डी। ऐसा अरेंजमेंट जहां पर मैं कैसे भी जाऊं, ध्यान से सुन लो, कैसे भी जाऊं, फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन, मुझे हर सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट मिल रहा है, बेंडिंग मोमेंट इज सेम, दैट बेंडिंग मोमेंट इज नोन एज प्योर बेंडिंग मोमेंट, दैट बेंडिंग मोमेंट इज नोन एज प्योर बेंडिंग, दैट बेंडिंग इज नोन एज प्योर बेंडिंग। इज दिस क्लियर? बताइए, क्रिस्टल क्लियर है? बोलिए 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 भैया, ये है प्योर बेंडिंग, दिख रही है? अबे बोलो घटोत्कचो, नहीं बोलोगे क्लास व्लास रोक देंगे, मत बोलो। सुनिए, अब सुनिए, दुनिया भर की किताब की बेंडिंग डिफिनीशन मत पढ़िएगा, जो हम बता रहे हैं वो पढ़िएगा। अब सुनिए, प्योर बेंडिंग चैप्टर है, पहले आप लोग प्योर बेंडिंग की डिफिनीशन देखिए और बोलिएगा जिंदाबाद। पहले मैं जो लिख रहा हूं एक एक लाइन ध्यान से सुनिएगा, सुन लो। इट इज द बेंडिंग produced by, it is the bending produced by two equal and opposite, it is the bending produced by two equal and opposite couples, इसको couples नाम दे दो, couples मतलब force, in a plane axis of the beam, in a plane along the axis of the beam, ध्यान से सुनना पहले, along the axis of the beam such that the bending moment
of the beam remains constant throughout the length, क्लियर है? This is the complete definition of pure bending. In a plane along the axis of the beam such that the bending moment of the beam remains constant throughout the length. This is pure bending. This is pure bending. जल्दी बताइए तो फिर मैं और कुछ चीजें लिखूं. अभी जिंदाबाद मत बोलिए, अभी तो ज्ञान देना शुरू किया है. ध्यान सुनिए. बड़ी गलतफहमी होगी अगर लोगों को ये लगे कि इसेंट्रिक एक्सियल लोड जो होता है प्योर बेंडिंग पैदा करता है. नहीं, इसेंट्रिक एक्सियल लोड कभी प्योर बेंडिंग नहीं पैदा करेगा. सुन लो. अगर आप बोल रहे हो कि प्योर बेंडिंग है, पहले मेरी बात सुनना, तो प्योर बेंडिंग का मतलब सिर्फ एक ही चीज मिले, बेंडिंग मोमेंट, वो भी कांस्टेंट, और कुछ नहीं हो सकता है वहां पे. सिर्फ बेंडिंग मोमेंट मिले, वो भी कांस्टेंट. अब ध्यान से सुनना, अगर आपने कहा मैंने एक इसेंट्रिक एक्सियल लोड लगाया P, तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल सही लगाया. ये इसेंट्रिक एक्सियल लोड देखो बेंडिंग मोमेंट तो पैदा करेगा, नो डाउट, क्योंकि ये आप लोग पढ़े हो. यहां एक फोर्स लगाओगे, ये चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, और यहां एक फोर्स लगाओगे, इक्वल एंड अपोजिट. देखो ये और ये मिलके क्या पैदा करेंगे? कपल. पर यहां पे बेंडिंग मोमेंट तो मिलेगा M, जो कि कांस्टेंट है, नो डाउट. पर बेंडिंग मोमेंट के साथ साथ यहां एक्सियल लोड भी मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा है? एक्सियल लोड भी एक्स्ट्रा मिलता है कि नहीं मिलता है? आप यहां पढ़े थे, यहां आपको दो चीजें मिलती हैं, बेंडिंग मोमेंट प्लस एक्सियल स्ट्रेस. जब भी आप क्या पढ़ते हो? इसेंट्रिक एक्सियल लोड. बोलो, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? इसेंट्रिक एक्सियल लोड में पढ़ते हो ना. तो जब आप इसेंट्रिक एक्सियल लोड लगाते हो बच्चों, नो डाउट आपको बेंडिंग मोमेंट मिलता है, वो भी कांस्टेंट, ये चीज मिलती है. पर प्योर बेंडिंग के लिए यही केवल सेटिस्फाई नहीं है, बेंडिंग मोमेंट तो कांस्टेंट हो, साथ साथ में कोई और चीज ना हो. सुन लो, आपका एक्सियल लोड क्या हो? 0. ध्यान से सुन लो. शियर फोर्स क्या हो? 0. ट्विस्टिंग मोमेंट क्या हो? 0. ये तीनों चीजें साथ में होने चाहिए. जिंदाबाद करके लिख लीजिएगा. आपको पता होना चाहिए कि प्योर बेंडिंग जहां पैदा होगा वहां बेंडिंग मोमेंट तो कांस्टेंट हो, साथ साथ में, ठीक है, साथ में बता रहा हूं, साथ में एक्सियल लोड 0 हो, शियर फोर्स 0 हो, ट्विस्टिंग मोमेंट 0 हो. डिफिनीशन में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा. सुनिए, ध्यान से सुनो. देखो, जब तुम डिफिनीशन पढ़ रहे हो बच्चों, तो तुम बात कर रहे हो इसेंट्रिक एक्सियल कपल की, ना कि इसेंट्रिक एक्सियल लोड की. सुन लो. आप जब प्योर बेंडिंग पढ़ रहे हो तो मैंने क्या बोला? दो इक्वल एंड अपोजिट कपल्स लगेंगे. ये कपल्स हैं, एक साथ लगेंगे. एक इसेंट्रिक एक्सियल लोड नहीं लगा है, एक ऊपर और एक नीचे. ये इसेंट्रिक एक्सियल कपल है जो केवल प्योर बेंडिंग पैदा करेगा. यहां कोई एक्सियल लोड नहीं है, केवल बेंडिंग मोमेंट है, वो कांस्टेंट है. ये कांस्टेंट है. देखो यहां शियर फोर्स 0, यहां एक्सियल लोड 0, यहां ट्विस्टिंग मोमेंट 0, कुछ भी नहीं है, सब 0 है. बेंडिंग मोमेंट 0, शियर फोर्स 0, एक्सियल लोड 0, ट्विस्टिंग मोमेंट 0, कोई नहीं. क्यों? क्योंकि देखो यहां इसेंट्रिक एक्सियल लोड लगा है, लेकिन एक इसेंट्रिक एक्सियल लोड नहीं लगा है, दो इक्वल एंड अपोजिट इसेंट्रिक एक्सियल लोड लगे हैं, जिसको हम कहेंगे इसेंट्रिक एक्सियल लोड कपल. जिसको हम क्या कहेंगे? इसेंट्रिक एक्सियल लोड कपल. तो जहां इसेंट्रिक एक्सियल लोड कपल लगेगा वहां एक्सियल लोड नहीं पैदा होगा, वहां केवल बेंडिंग मोमेंट पैदा होगा, वो कांस्टेंट होगा. और शियर फोर्स तो यहां कोई है ही नहीं, ट्विस्टिंग मोमेंट तो कोई है ही नहीं, ये 0 है. तो आप इस तरह की बेंडिंग को कहोगे प्योर बेंडिंग. क्लियर है? पर अगर आपसे कोई बोले कि भैया हम ऐसे लगा दें, ऐसे, ध्यान से सुनना, कोई कहे कि सर ऐसा है, ये कोई बीम है, और इस बीम में, ध्यान से सुनना, मैंने केवल एक लोड लगा दिया P, केवल एक लोड लगा दिया P. अब देखो ये भी इसेंट्रिक एक्सियल लोड है, ये भी इसेंट्रिक एक्सियल लोड है. सुन लो, पर ये इसेंट्रिक एक्सियल लोड जो है ना, वो दो चीजें पैदा करेगा. एक तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको यहां P फोर्स, यहां P फोर्स लगाना पड़ेगा. ये P और ये P मिलके कपल तो देगा बेंडिंग मोमेंट, नो डाउट, बेंडिंग मोमेंट. और ये बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट भी देगा. पर सिंगल लोड लगने की वजह से, केवल सिंगल एसेंट्रिक लोड लगने की वजह से, ये बेंडिंग के साथ साथ एक्सियल लोड भी एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्सियल लोड भी आ रहा है. तो यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रही है? यहां पे देखो, इस वाले केस में बेंडिंग मोमेंट तो कांस्टेंट है, नो डाउट,
बेंडिंग मोमेंट तो कांस्टेंट है, बट शियर फोर्स तो जीरो है, बट एक्सियल लोड इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्सियल लोड एक्स्ट्रा मिल जा रहा है, एक्सियल लोड एक्स्ट्रा मिल जा रहा है, ट्विस्टिंग मोमेंट भी जीरो है, सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ जा रहा है। तो ये याद रखिएगा कि जब भी प्योर बेंडिंग लगेगा, जब भी प्योर बेंडिंग मिलेगा माय डियर फ्रेंड, तो हमेशा टू इक्वल एंड अपोजिट इसेंट्रिक एक्सियल लोड मिलेंगे। एक साथ दो इसेंट्रिक एक्सियल लोड मिलेंगे, एक ऊपर और एक नीचे, हमेशा टू इक्वल एंड अपोजिट इसेंट्रिक एक्सियल लोड मिलेंगे, और वो एक्सियल लोड हर जगह बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट वो बनाएंगे, हमेशा बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट रहेगा। कहां? अलोंग द लेंथ, मतलब लेंथ के साथ, यहां हर सेक्शन पे, थ्रू आउट द लेंथ। इस तरह की जहां बेंडिंग होगी उसी बेंडिंग को हम बोलेंगे प्योर बेंडिंग। बोलो अबे बोलो, आवाज नहीं निकलेगी। उन लोग को ज्यादा ज्ञान देना भी खतरनाक है। देखिए देखिए, मैं सारे केस बता रहा हूं, सुनिए सुनिए, समझ गया मैं, ऐसे आप लोग के बस की बात नहीं है। देखिए ध्यान से सुनिए, आप हल्ला ना करिए। ठीक, देखिए पहला केस ध्यान से सुनिएगा। इस पे मैंने एफ फोर्स लगाया, जब मैंने एफ फोर्स लगाया सुनिएगा, तो यहां भी बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, ठीक, पर यहां बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट नहीं है। सुन लीजिए, बेंडिंग मोमेंट इज नॉट कांस्टेंट, पहला केस, तो ये प्योर बेंडिंग नहीं है। दूसरा बात, यहां शियर फोर्स भी जीरो नहीं है, यहां शियर फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, बेंडिंग मोमेंट इज नॉट कांस्टेंट, शियर फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट यहां ट्विस्टिंग मोमेंट तो जीरो है, कोई टॉर्क है नहीं, तो ये लिख सकते हैं। पहली बात, जब मान लीजिए आपने कहा ये कोई बार है, ध्यान से सुनना, और आपने सिर्फ एक लोड लगाया एक्सियल लोड, यहां पे कौन सा लोड है? इसेंट्रिक एक्सियल लोड, आपने लगाया इसेंट्रिक एक्सियल लोड, एक सिंपल। जब आप इसेंट्रिक एक्सियल लोड लगाओगे एक सिंपल, तो आप सोचोगे यहां बेंडिंग मिल रही है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल, यहां ये जो डायग्राम होगा जाके देख लीजिएगा, बेसिक में पढ़ाया है मैंने, ये इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसा बनाएगा, नो डाउट। यहां पे बेंडिंग मोमेंट भी मिलेगा जो कि इस फोर्स की वजह से मिलेगा, यहां पे एक बेंडिंग मोमेंट मिलेगा जो कि कांस्टेंट होगा, पर साथ साथ में ये लंबा भी होगा, खींचेगा भी, क्योंकि एक्सियल लोड आ चुका है। तो यहां पे आप बोलोगे बेंडिंग मोमेंट तो कांस्टेंट है, नो डाउट, पर शियर फोर्स तो जीरो है, बहुत अच्छी बात है, ट्विस्टिंग मोमेंट तो जीरो है, पर माय डियर फोर्स, डियर फ्रेंड, एक्सियल लोड इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो प्योर बेंडिंग का मतलब है, सुन लो, प्योर बेंडिंग का मतलब पहली कंडीशन बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट हो, सुन लो, दूसरी बात शियर फोर्स कांस्टेंट हो, जीरो हो, तीसरी बात ट्विस्टिंग मोमेंट जीरो हो, चौथी और इंपॉर्टेंट बात, उस बॉडी पर एक्सियल लोड भी जीरो हो। ये सब कुछ जीरो होना चाहिए, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होना चाहिए, शियर फोर्स जीरो, ट्विस्टिंग मोमेंट जीरो, और कोई एक्सियल लोड नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होगी, बेंडिंग मोमेंट, वो भी क्या और उसकी वजह से एक ही स्ट्रेस आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस। क्या आएगा? बेंडिंग स्ट्रेस। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होगी, बेंडिंग मोमेंट, और उसकी वजह से क्या आएगा? बेंडिंग स्ट्रेस। अब सुनो, यहां तो सब कुछ सही है, शियर फोर्स जीरो, ट्विस्टिंग मोमेंट जीरो, सॉरी ट्विस्टिंग मोमेंट जीरो, एक्सियल लोड इज इक्वल टू जीरो, ठीक, पर यहां क्या नहीं है? बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट नहीं है और शियर फोर्स जीरो नहीं है। देखो, शियर फोर्स भी जीरो होना चाहिए, तो तुम बोलोगे दिस इज नॉन प्योर बेंडिंग, नॉन प्योर बेंडिंग, NPB, दिस इज योर नॉन प्योर बेंडिंग। वेरी क्लियर? अच्छा, तुम यहां आए तो तुमको बेंडिंग मोमेंट तो कांस्टेंट मिल रहा है, नो डाउट, बेंडिंग मोमेंट हर जगह कांस्टेंट मिल रहा है, नो डाउट, M और M, ठीक, M क्या है? मान लो जो भी कोई वैल्यू होगी, पर माय डियर फ्रेंड यहां पे देखो, बेंडिंग मोमेंट तो कांस्टेंट है, ट्विस्टिंग मोमेंट जीरो है, तुम खुश हो गए, शियर फोर्स जीरो है, नो डाउट, पर ध्यान से देखो, यहां एक एक्स्ट्रा एक्सियल लोड आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्सियल लोड बराबर P, ये P एक एक्स्ट्रा एक्सियल लोड पैदा करेगा, इसको
मोड़ेगा भी और लंबा भी करेगा। यहां पे जानते हो बॉडी ऐसी होगी, लंबी भी होगी और बेंड भी होगी। तो ये प्योर बेंडिंग नहीं है। जहां पर बेंडिंग के अलावा, बेंडिंग मोमेंट के अलावा कोई भी लोड आ जाए वो प्योर बेंडिंग नहीं है। तो आप बोलोगे दिस इज अगेन नॉन प्योर बेंडिंग, नॉन प्योर बेंडिंग। ये फिर से बेंडिंग प्योर नहीं है। पर अगर ध्यान से सुनना, अगर आपसे कोई बोले ये कोई लाइन है और मैंने दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया, मतलब एक नहीं, यहां एक लगा था, जब आप एक साथ दो इक्वल एंड अपोजिट इसेंट्रिक एक्सियल लोड लगाओगे तो ये सिर्फ और सिर्फ m पैदा करेगा, m, सिर्फ और सिर्फ m। वो m क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट। वो हर जगह कांस्टेंट होगा, वो हर जगह क्या होगा? कांस्टेंट। दिस बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट। और यहां पर शियर फोर्स भी क्या है? जीरो। ट्विस्टिंग मोमेंट भी क्या है? जीरो। एक्सियल लोड भी क्या है? जीरो। अब देखो ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। शियर फोर्स, ट्विस्टिंग मोमेंट, एक्सियल लोड इज जीरो एंड ओनली बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट। इस बेंडिंग को बोलोगे प्योर बेंडिंग। इस बेंडिंग को क्या बोलोगे? प्योर बेंडिंग। क्लियर है? बोलो। अबे मुंह से आवाज निकालोगे? चलो, तुम लोग की देख रहा हूं मैं डेडिकेशन, कितना डेडिकेटेड हो। हम भी ज्यादा डेडिकेटेड हो गए लग रहा है। देखो देखो, अगर तुमसे कभी इस तरह से दिया हुआ है, ये P फोर्स, ये P फोर्स, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ये क्या पैदा करेंगे? बेंडिंग मोमेंट। सॉरी, ये इधर लगा दो, ये इधर और ये इधर, ठीक। तो ये इधर एक रिएक्शन मिलेगा M। आप देखो दो इक्वल एंड इसेंट्रिक एक्सियल लोड हैं, ये कपल है, एक साथ लगे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट पैदा करेंगे, वो भी कांस्टेंट। डायरेक्शन भूल जाओ भी, वो भी क्या? कांस्टेंट। बेंडिंग मोमेंट पैदा किए, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा, ठीक। यहाँ शियर फोर्स जीरो है, देखो यहाँ ट्विस्टिंग मोमेंट जीरो है, यहाँ एक्सियल लोड जीरो है, बोलोगे प्योर बेंडिंग, बोलोगे प्योर बेंडिंग, ठीक। एक और तरीका है प्योर बेंडिंग का, अगर ध्यान से सुनो, डायरेक्ट कह देता है कि ये कोई बीम है या कोई बार है और इस बार पे मैंने एक बेंडिंग मोमेंट यहाँ M लगाया, एक तरफ से मैंने मोड़ा। सुन लो, जैसे मैं बोलूँ ये कोई पेड़ है, ये कोई पेन है, इसको मैं फिक्स किया हूँ और इस पेन को मैं ऐसे मोड़ने लगूँ ऊपर की तरफ, ठीक। जैसे एक रिफिल ले लो, रिफिल को एक तरफ से पकड़ के ऐसे मोड़ो, तो यहाँ पे अगर तुम ऐसे मोड़ोगे तो दूसरे साइड रिएक्शन आएगा M और उस बॉडी में कुछ नहीं पैदा होगा। इसको भी कहोगे बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है हर जगह। मान लोगे M हर जगह कांस्टेंट है, शियर फोर्स क्या है? जीरो। ट्विस्टिंग मोमेंट क्या है? जीरो। एक्सियल लोड क्या है? जीरो। इसको भी कहोगे प्योर बेंडिंग, ठीक। यहां जो है बेंडिंग मोमेंट कैसे मिला है? ड्यू टू टू इसेंट्रिक एक्सियल लोड इक्वल टू इसेंट्रिक एक्सियल कपल, ठीक है। यहां पे जो बेंडिंग मोमेंट मिला है वो P इंटू डी, ये किसकी वजह से मिला है? टू इसेंट्रिक एक्सियल कपल की वजह से, ठीक। यहां पे बेंडिंग मोमेंट किसकी वजह से मिला है? कोई कपल ओपल नहीं लगाया, कोई तुमने फोर्स नहीं लगाया, डायरेक्ट बेंड कर दिया, डायरेक्ट पकड़ा और बेंड कर दिया, बेंडिंग मोमेंट M लगाया है, ये भी कहलाएगा प्योर बेंडिंग। क्लियर? होप क्लियर है? सुनिए, टोम की क्लास में लाइव आ जाइएगा। सुनिए, थक गया मैं भी, अब सुनिए मेरी बात लगातार। टोम की क्लास में आप लोग लाइव आ जाइएगा। टोम की क्लास है आज पक्का से, टाइम है 5 से 7, सब लोग लाइव आ जाइएगा, ठीक है। पहले मेरी बात सुन लीजिए, प्योर बेंडिंग मैंने शुरू कर दी है, कल भी क्लास 1.5-2 घंटे की होगी करीब, ठीक। ये सोम वाली। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, पहले मैं क्या करूंगा, शुरू में सवाल लगाऊंगा 10-20-30 मिनट थर्मल स्ट्रेस के। आफ्टर 30 मिनट्स वी विल गो फॉर द प्योर बेंडिंग, आगे जाएंगे। आज प्योर बेंडिंग को अच्छे से समझ लीजिए, इस क्लास को रिपीट मोड पे देखिए 2-3 बार, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्योर बेंडिंग क्या है और नॉन प्योर बेंडिंग क्या है, क्योंकि ये चैप्टर प्योर बेंडिंग है। जो मैं पढ़ाऊंगा पूरा चैप्टर प्योर बेंडिंग है, तो जो भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में बताऊंगा वो केवल इसी केस के लिए है, प्योर बेंडिंग के लिए, इसी के लिए, नॉन प्योर बेंडिंग के लिए नहीं लगेगा। तो याद रखिएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि कोड शिव का यूज करें और सब्सक्रिप्शन लें। आप लोग बोलते नहीं हैं, मैक्सिमम लोगों से बोलिए यूज द कोड शिव एंड गेट द प्लस सब्सक्रिप्शन एंड बिकम द पार्ट ऑफ माई फैमिली। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि इस कोड का पार्ट होंगे ना, तभी फाइनली सिलेक्शन होगा। ये सिलेक्शन का रास्ता है, बाकी सब तैयारी का रास्ता है। सालों साल तैयारी होगी, एक बार प्री की करिएगा, एक बार मेन की करिएगा, फिर कहिएगा नहीं हुआ।
क्योंकि यही डिटेल सब कुछ मिलता है, बहुत हैवी। तो अगर आपके कोई मित्र यार हो तो उनको समझाइए, बताइए, इस फैमिली का हिस्सा हो फाइनल सिलेक्शन के लिए। बाय।